एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की इस क्लास में। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस हमें क्या नया सिखाएगा। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में क्या क्या सीख लिया था। 11th की अकाउंटेंसी अगर हम रिवाइज करें तो उसमें हमने बुक कीपिंग करना सीखा था, राइट। बुक कीपिंग में हमने सीखा था हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज़ जर्नल, कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। उन्हें जैसे ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद में हम उसे पोस्ट कैसे करते हैं लेजर्स में, जर्नल से लेजर में एंट्रीज़ को कैसे पोस्ट किया जाता है। पोस्ट करना सीखने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें ये अश्योरिटी दे देता है कि आपके डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच हो रहा है। दैट मीन्स आपका डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। ओके, ट्रायल बैलेंस के बन जाने के बाद ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, राइट। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा, दैट वाज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। कैपिटल अकाउंट बना लेने के बाद हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। और ये सब चीज़ें हमने सीखी थी 11th क्लास की अकाउंटेंसी में। अब 11th की अकाउंटेंसी जो हमने सीखी है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ओनर वॉज जस्ट वन पर्सन, राइट, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो सोल प्रोप्राइटर है इसका ट्रेडिंग एंड P&L, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब अगर ये अकेला इंसान सारा कैपिटल खुद अपने बिजनेस में अपना लेके आया है तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट का हकदार भी कौन होगा, 100% वो ही होगा। तो दिस वॉज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन दैट वी लर्नड, राइट। अब अगर इस ओनर को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, तो वो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उसे और अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। ही विल नीड मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब मनी के फॉर्म में उसे जो रिसोर्सेज चाहिए वो दो तरीके से अप्रोच कर सकता है या दो तरीके से अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा सकता है। वन इज़ व्हाट, और एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, आप अपने और एडिशनल पैसे अपने बिजनेस में ऐड कर दो इन द नेम ऑफ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, राइट। दूसरा, अगर आपके पास खुद से पैसा नहीं है अपने बिजनेस में डालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो हमने क्या देखा, इफ़ द ओनर वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस बिकॉज ही इज़ वन सिंगल ओनर, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इंटरनली वो खुद क्या कर ले और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दे इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल, अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए, या फिर आउटसाइडर दैट इज़ एक्सटर्नल से लोन ले ले, या फिर बाहर थर्ड पार्टी से लोन ले ले। क्या इसका मतलब यही है कि हर बार अगर किसी इंसान को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होगा तो वो खुद से अगर पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो लोन ही लेगा। लोन को लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। लोन लेने से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना है, और वो इंटरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको अपना कोई एसेट उनको गिरवी रखना पड़े, दैट इज़ मॉर्गेज, या एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उनको देना पड़े, राइट। तो लोन लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। तो क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, मेरे पास जितना पैसा है मैं उसी में एडजस्ट कर लूँ और बिजनेस करती जाऊँ? नहीं, आपके पास इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस टू एक्सपैंड योर बिजनेस। तो वो ऑल्टरनेटिव्स क्या है, फिर देखते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोन नहीं लेना चाहते हैं और अलग तरीके से, दैट इज़ विदाउट द बर्डन्स ऑफ लोन, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आप एक अलग ऑप्शन भी ले सकते हैं कि आउटसाइडर से पैसा मत लो ना,
आप अपने इनसाइडर्स को बढ़ा लो, दैट मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ओनर्स इन योर बिजनेस। आप किसी को बाहर वाला बोलोगे तभी तो वो उधार होगा, तभी तो वो लोन होगा। अगर आप किसी को अपने बिजनेस का ओनर ही बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, लोन से कैपिटल हो जाएगा। सो इंट्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ओनर्स इनटू योर बिजनेस। मोर नंबर ऑफ ओनर्स अपने बिजनेस में लाने से वो फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोपराइटर से चेंज होके क्या हो जाएगा, सबसे पहला लेवल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या हो जाता है, व्हेन देयर आर मोर देन वन, दैट इज 2 और मोर ओनर्स इन द बिजनेस। फिर हम उनको ओनर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा इंसान ने एक बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इफ मोर देन 1 person, if more than 1 person contributes capital in the business, then that form of business is known as पार्टनरशिप बिजनेस। और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैपिटल के कंट्रीब्यूटर्स एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या उनकी अकाउंटिंग में कोई फ़र्क आएगा क्या, क्या वो लेजर बनाना छोड़ देंगे, जर्नल बनाना छोड़ देंगे? नहीं, जर्नल तो बनेंगे, लेजर्स भी बनेंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा और फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगे, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट है तो वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट। अब क्या सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा बिजनेस का? नहीं, क्योंकि बिजनेस का ओनर एक से ज़्यादा है, बिजनेस के ओनर्स एक से ज़्यादा हैं और बिजनेस में वो लोग पार्टनर्स कहलाते हैं। तो जो स्पेशल चीज़ हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की अकाउंटिंग में सीखेंगे वो क्या होगा, हाउ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेड इन पार्टनरशिप बिजनेसेस। ओके, तो हम ये सीखेंगे कि अगर एक बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में चली जाती है तो उनके कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अब क्योंकि उसका ओनर एक नहीं है और मल्टीपल ओनर्स हैं और ओनर्स को हम अब ओनर नहीं बुलाते, एक बेटर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट देयर आर पार्टनर्स इन द बिजनेस। तो एक अकेला इंसान प्रॉफिट का ओनर नहीं होगा, द प्रॉफिट विल ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग्स द पार्टनर्स। तो वो प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स को जाएगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो चीज़ भी हम किस में सीखेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, एक तो कैपिटल के बारे में नई बातें सीखेंगे कि कैसे कैपिटल आता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर और कब कब कैसी एंट्रीज उसमें पास होती है। और दूसरा हम क्या सीखेंगे कि उनके प्रॉफिट को, उनका लॉस भी हो सकता है, राइट, तो प्रॉफिट या लॉस को अप्रोप्रिएट कैसे किया जाए, क्या प्रॉफिट और लॉस को अप्रोप्रिएट कैसे किया जाए वो भी हम इसमें सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस के साथ मैंने अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज़ किया है, जिसके बारे में डिटेल में पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग में ही हम जानेंगे। अब पार्टनरशिप बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और भी कोई ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है क्या हमें? यस है, क्योंकि एक लिमिटेशन है, दैट there is a limitation on the number of partners you can have in a partnership business. That means आपको छूट नहीं दी गई है कि आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्लूड कर लो अपने बिजनेस के अंदर, नहीं, देयर इज़ अ लिमिट। और वो लिमिट क्या है वो हम पार्टनरशिप बिजनेस में ही जान लेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक लिमिट तो है। दैट मीन्स अगर मुझे और बड़ा एम्पायर ऑफ बिजनेस खड़ा करना है और बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना है, रिलायंस, अंबानीज, टाटास के कंपटीशन देना है बिजनेस के अंदर, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस तो मेरे को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ लोन लेना ही बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर मुझे और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है तो मुझे एक बेटर ऑल्टरनेटिव चाहिए, एक हायर ऑल्टरनेटिव चाहिए, बिकॉज as the number of owners in the business increase, the number of people in the business increase who contributes the capital, the amount of funding in the business increases, the amount of funding in the business increases, जिसको मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, असेट्स खरीदने में और अपना बिजनेस एम्पायर एक्सपैंड करने में।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आप एक बार पार्टनरशिप के बारे में देख लो, और अगर आपको उससे भी बहुत बड़ा फंडिंग चाहिए और बड़ा बिजनेस करना है तो आप किस अप्रोच पे चले जाओ, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे चले जाओ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट मीन्स आप एक कंपनी बना लो, बट जैसे ही मैं एक कंपनी बनाऊंगी तो कंपनी बनाने का मेरा मकसद क्या था, ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करना अपने बिजनेस में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मेरे पास कैपिटल नाम से बहुत पैसा आ जाएगा। तो क्या मैं हर एक नाम का कैपिटल अकाउंट खोलूँ? लाखों में होते हैं कंपनी में ओनर्स, तो क्या लाखों कैपिटल अकाउंट नाम से खोल दूँ? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने नाम के लोगों का कैपिटल अकाउंट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में खोल पाऊँ। तो कैपिटल फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या नई चीज़ आएगी, जो कि है शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो नई चीज़ हम सीखेंगे कि क्या स्पेशल होता है उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जो कि क्या है, शेयर कैपिटल। क्योंकि नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ जाते हैं तो हर किसी को वो स्पेशल इंपॉर्टेंस कि तुम्हारे नाम का एक लेजर हम खोल के रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको किस नाम से दिखाते हैं, शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल जब हम सीखेंगे हम ये भी जानेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और n नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन को इंक्लूड करने वाली है, तो ट्रस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है जो उसको प्रूव करना होता है। तो जहाँ ट्रस्ट की बात आती है तो ट्रस्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं ना, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, इस पे ट्रस्ट कर लो। बट इस ट्रस्ट को और बड़ा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंपनीज एक्ट होता है। अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स को फॉलो करती है, दैट मीन्स वो कंपनी क्या है, ट्रस्टवर्दी है। और कोई भी अननोन इंसान जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर है उस कंपनी की लोकेशन से, अपना ट्रस्ट उस कंपनी को दे सकता है और अपना पैसा शेयर कैपिटल में इन्वॉल्व या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये तो हो गए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बातें, जिनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब सोल प्रोप्राइटर की बात करी तो उनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना है। मुझे और बड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं पार्टनरशिप के बारे में सोच सकती हूँ कि और लोगों को अपने बिजनेस में ओनर बना लूँ, या फिर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में सोच सकती हूँ और भी बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेंशन के लिए। तो क्या इसका मतलब यही है कि अगर मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है तो ही मुझे अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है? क्या इसका मतलब जो लोग नॉन प्रॉफिट होते हैं, दैट मीन्स जिनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, सोसाइटी को हेल्प करना है, सर्व करना है, सपोर्ट करना है, वो लोग अकाउंटिंग मन चाहे जैसे कर सकते हैं, या नहीं चाहते हैं तो रहने भी दे सकते हैं? नहीं, उन्हें भी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है। एंड दस इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, अकाउंटिंग करती है, और अकाउंटिंग के वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करती है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव क्या है, पैसे कमाना तो नहीं है, तो अगर वो लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने लग गई, तो क्या दिखेगा, ये कितना बुरा दिखेगा कि उनका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो वो क्यों बनाए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव बाकी सबसे अलग है, इन सब का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को सर्व करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द सोसाइटी और सर्व द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनाते हैं, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्लेस करने की जगह क्या बनाते हैं, इनकम एंड expenditure account. What is the account that they
prepare instead of profit and loss account, trading and P&L account, that is income and expenditure account. बाकी बैलेंस शीट तो वो भी बनाते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और असेट्स और लाइबिलिटीज़ शो करने के लिए बैलेंस शीट तो उन्हें भी बनानी पड़ती है. So these are the specialized journal entries. These will be the specialized journal entries and specialized journal transactions जो आज तक हमने 11th क्लास में नहीं सीखे थे और जो हम कहाँ सीखने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस में. एक और टॉपिक रह जाता है 12th की अकाउंटेंसी में सीखने के लिए, जो कि क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या है वो? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको आपकी 11th अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है तो आप बहुत जल्दी इसको कैच कर पाएंगे. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? दैट अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, किसी पर्टिकुलर ऑथर या एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट की अगर डेफिनेशन को मैं कोट ना करूं, तो अकाउंटिंग की सिंपल डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of what? A process to identify, to measure, to record, identify, measure, record, classify, summarize, analyze, and to last communicate. And last to communicate the financial information to the users of इंफॉर्मेशन. राइट. आइडेंटिफाई का मतलब क्या था अकाउंटिंग का? कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करके वाउचर्स से आइडेंटिफाई करो कि ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं. और मेजर करो, मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी. वो मनी में मेजर हो रहे हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, दैट इज जर्नल. नेक्स्ट, क्लासिफाई करो. क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? लेजर्स में उन एंट्रीज को पोस्ट करना. समराइज इज टू फाइनली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनालाइज एंड लास्ट इज टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट तो चलो हम कर देंगे, वो तो एक प्रिंटेड पेपर है, वो हम दे देंगे. बट एक स्टेप जो हमने आज तक नहीं सीखा है वो क्या है अकाउंटिंग में? टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड हाउ वन शुड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज एनालिसिस बाय द वे? एनालाइज तो हम कर लेंगे, बट ये है क्या? Analyzing the financial statement is to give a report card of the performance or of the financial statements. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अगर बनता है तो बैलेंस शीट, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं, कीपिंग इन माइंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे. राइट. उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक रिपोर्ट कार्ड निकालना कि आर दीज गुड, बैड, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को कंक्लूड करना, एक कंक्लूजन निकालना कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी. उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस से क्या पता पड़ता है? पास्ट प्रेजेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके क्या हम फ्यूचर को एनालाइज कर पा रहे हैं क्या? वो सब हम इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखेंगे. एक ऐसा कंक्लूजन निकालना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें दे दिए हैं उसका एनालिसिस क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे रेट कर सकते हैं कि इस बिज़नेस ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया क्या, बुरा परफॉर्म किया है क्या, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है और क्या रीज़न्स रहे हैं, क्या नई चीज़ की वजह से बिज़नेस को लॉस भुगतना पड़ा या क्या अच्छा करने से उनको प्रॉफिट हो गया है. वो सब हम इस एनालिसिस में सीखते हैं. एनालाइज करने से बिज़नेस अपनी खुद की परफॉर्मेंस सुधार सकता है, तो वो इंटरनल जो ओनर्स होते हैं, दैट इज़ द इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज करके खुद से सुधार लाते हैं और बाहर वाले कंपनी की परफॉर्मेंस देख के अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं. राइट. तो ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज़ द कंप्लीट बाइफर्केशन ऑफ योर 12th क्लास अकाउंटेंसी सिलेबस. तो अकाउंट्स के सिलेबस में हम सीखेंगे जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
उनका बिजनेस और उनकी अकाउंटिंग तो सेम है, चलो ठीक है, उनका काम सेम है, सॉरी नॉट बिजनेस, ओके, बट उनकी अकाउंटिंग के बाद जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रेजेंट नहीं करते हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं वो हम अलग तरीके से सीखेंगे, राइट। हाउ टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो वो बनाते होंगे। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैपिटल में जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब एक ओनर तो नहीं रहा, वो हम सीखेंगे। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस फिर कैसे अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो पार्टनरशिप के हो, सोल प्रोप्राइटर के हो, कंपनीज के हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हो, एनालिसिस तो हम सबका ही सीखने वाले हैं, राइट। तो ये सब हम स्पेशलाइज्ड चीज़ें, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं जो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस में आते हैं। बाकी नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस तो सेम होते हैं, असेट्स भी सेम होते हैं, उनकी अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, बट फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज होने से क्या नई चीज़ में बदलाव आता है, उस चीज़ का ध्यान 12th की अकाउंटेंसी पे होने वाला है। तो ये था हमारा 12th का सिलेबस से हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे टू लर्न अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, थैंक यू।